क्वेश्चन नंबर 221 देखते हैं। अगर डिसक्वालिफिकेशन होती है तो वैकेट कर देनी पड़ती है ऑफिस डायरेक्टर को सारे कंपनीज के अंदर से, एक्सेप्ट किस कंपनीज में से वो वैकेट नहीं करेगा, जहाँ पर उसने डिफ़ॉल्ट किया है उसको छोड़ के बाकी सारी कंपनीज में से वो वैकेट कर देगा ऑफिस। एब्सेंट हिमसेल्फ फ्रॉम ऑल द मीटिंग्स, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हो रही है 12 महीने के अंदर, वो 12 में से 12 महीने के अंदर जितनी भी मीटिंग हो रही है उसमें वो एब्सेंट हो रहा है, या तो वो बता के एब्सेंट हो रहा है या तो ना बता के एब्सेंट हो रहा है, तो उसको वैकेट कर देनी पड़ेगी उसकी ऑफिस को। एक्ट जो कॉन्ट्रावेंट कर रहा है प्रोविजन अंडर सेक्शन 184 रिलेटिंग टू एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट और द अरेंजमेंट डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली, तब भी उसको वैकेट कर देनी पड़ेगी। अगर वो फेल हो जाता है डिस्क्लोज करने के लिए उसका इंटरेस्ट, तब भी वैकेट कर देनी पड़ेगी। डिस्क्वालीफाइड बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट या तो ट्रिब्यूनल, या तो कोर्ट या तो ट्रिब्यूनल ने उसको डिस्क्वालीफाइड कर दिया ऐसा ऑर्डर पास करके, तो भी उसको वैकेट कर देनी पड़ेगी। कन्विक्टेड बाय द कोर्ट एंड ऑफेंस, अगर पकड़ा गया है कोई ऑफेंस के अंदर, कन्विक्ट हो गया है, तो मोरल ट्रिब्यूट के अंदर हो सकता है, या तो सेंक्शन इम्प्रिजनमेंट 6 महीने या उससे ज़्यादा की हो सकती है, तो भी उसको वैकेट कर देनी पड़ेगी। इसका एक्सेप्शन क्या है 225 226 का, तो 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ द कन्विक्शन और द ऑर्डर, जब से वो 30 दिन उसको दिए जाते हैं, कन्विक्शन जब से हुआ तब से, या तो ऑर्डर जब से आया तब से। अपील या तो पिटिशंस प्रेफर्ड विद इन द 30 days एज aforesaid against the convictions resulting in the sanction or the order until the expiry of the 7 days from the appeal or the petition is disposed। मतलब कि अगर वो उसके अगेंस्ट में कोई अपील या तो पिटीशन फाइल करना चाहता है जिसके अगेंस्ट में उसको कन्विक्ट किया गया है या तो सेंक्शन किया गया इम्प्रिजनमेंट का, उसके अगेंस्ट के अंदर जो ऑर्डर आया उसके अगेंस्ट के अंदर अगर वो पिटीशंस या तो अपील फाइल करना चाहता है, तो फिर उसको 30 डेज़ का टाइम होता है, 30 डेज़ के अंदर उसको कर लेनी पड़ती है अंटिल द एक्सपायरी ऑफ द 7 डेट फ्रॉम द डेट ऑफ द अपील या द पिटीशन जो कि डिस्पोज हो रही है। एनी फर्दर अपील या द पिटीशन अगेंस्ट द ऑर्डर सेंक्शन विद इन द 7 days अंटिल द फर्दर अपील या द पिटीशंस, यानी कि अगर उसने की अपील और उसके बाद भी अगर उसका ऑर्डर या तो अपील आ जाती है अगेंस्ट में और फिर वो फिर से फाइल करता है अपील या तो पिटीशंस, तो उस केस में भी उसको 7 दिन दिए जाते हैं फर्दर अपील या तो पिटीशंस के डिस्पोज के लिए। रिमूव्ड इन द परस्यूएंस ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 वेर रिक्वायर्ड टू वैकेट द ऑफिस फॉर द डिस्क्वालिफिकेशन अंडर सेक्शन 2176, अगर उसने प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट मतलब यहाँ पर डायरेक्टर को रिमूव किया जा सकता है परस्यूएंट टू द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से, उसको वैकेट कर देनी पड़ेगी उसकी ऑफिस अगर वो डिस्क्वालीफाइड होता है 2176 के अंदर, या तो अगर कमिट कर रहा है कोई ऑफेंस का अंडर सेक्शन 217 के अंदर और उसमें वो पकड़ा गया है। अपॉइंट द डायरेक्टर बाय द वर्च्यू ऑफ हिज होल्डिंग एनी ऑफिस or the other employment in holding subsidiary associate cease to holds the office or the other employment। appointment of the director by the virtue of his holding any office, अगर वो कोई ऑफिस होल्ड कर रहा है या तो किसी एम्प्लॉयमेंट में होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट के अंदर, तो वहाँ पर भी उसको सीज़ कर देनी पड़ेगी, वो होल्ड नहीं कर सकता वहाँ पर भी उसकी ऑफिस या तो अदर एम्प्लॉयमेंट। प्राइवेट कंपनी जो होगी अदर ग्राउंड के ऊपर भी वैकेट करा सकती है ऑफिस आर्टिकल के अंदर लिख कर। पनिशमेंट कितनी लगेगी अगर वैकेट कर रहा है ऑफिस ऑन द अकाउंट्स ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से अगर वो वैकेट कर रहा है ऑफिस, तो पनिशेबल होता है विद द फाइन ₹1 लाख एक्सटेंड टू 5 लाख रुपए तक जाएगी। नोटिस ऑफ द रेजिग्नेशंस इन द राइटिंग, अगर कंपनी को नोटिस मिलती है राइटिंग के अंदर कि हमको इन डायरेक्टर को निकालना है, तो उस केस में क्या होगा, तो बोर्ड नोट द रिसिप्ट ऑफ द नोटिस, बोर्ड रिसिप्ट लेगी उस नोटिस की, मतलब ध्यान में लेगी उस नोटिस को। कंपनी इंटीमेट करेगी रजिस्ट्रार को विद इन द 30 days ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द नोटिस इन द फॉर्म DIR 12। फॉर्म DIR 12 के अंदर रजिस्ट्रार को बताना पड़ेगा विद इन 30 days के हमको ऐसी कोई रिसिप्ट मिली है। फैक्ट रेजिग्नेशंस गिवन द रिपोर्ट ऑफ द डायरेक्टर प्लेस्ड इमीडिएटली फॉलोइंग द जनरल मीटिंग, मतलब जो भी फैक्ट है कि इस वजह से निकालना चाहते हैं उसको उसको जो रिपोर्ट ऑफ द डायरेक्टर उसको क्या करना पड़ेगा, जो रिपोर्ट ऑफ द डायरेक्टर होता है उसके अंदर लगाना पड़ेगा और इमीडिएटली उसको जनरल मीटिंग्स के अंदर बोलना पड़ेगा, ये फैक्ट बताना पड़ेगा कि ऐसी हमको नोटिस मिली है और ऐसे इस डायरेक्टर को निकालने की बात हो रही है। डायरेक्टर फॉरवर्ड द कॉपी, डायरेक्टर को भी एक कॉपी दी जाएगी रेजिग्नेशंस की विद रीजन्स के साथ दी जाएगी कि आपको क्यों निकालना चाहते हैं। रजिस्ट्रार in the 30 days from the date of the registrations in the form DIR 11 with the fees। DIR 11 के अंदर reason to the registrar
डायरेक्टर भी डायरेक्टर को फॉरवर्ड की जाएगी ये कॉपी ऑफ द रेजिग्नेशंस विद द रीजंस के साथ टू द रजिस्ट्रार इन द 30 days फ्रॉम द डेट टू द रेजिग्नेशंस इन द फॉर्म DIR 11 विद द फीस। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि डायरेक्टर जो है वो कॉपी देगा किसको, रजिस्ट्रार को 30 दिन के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ रेजिग्नेशन इन द फॉर्म DIR 11 फीस के साथ देगा वो। रीज़न भी बताएगा कि क्यों उसको निकाला जा रहा है। साइनिंग एंड फाइलिंग द फॉर्म DIR 11 इन केस ऑफ द फॉरेन डायरेक्टर। साइन करना होगा और फाइल करना होगा DIR 11 किस केस के अंदर, फॉरेन डायरेक्टर के केस के अंदर। और इसके अंदर क्या होगा, तो जो डायरेक्टर होगा उसको ऑथोराइज़ कराना पड़ेगा DIR 11 राइटिंग के अंदर किससे, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट से, कॉस्ट अकाउंटेंट प्रैक्टिसिंग से, CS प्रैक्टिसेस में, एनी अदर रेसिडेंट डायरेक्टर से ऑफ द कंपनी। और ये साइन किया हुआ फॉर्म DIR 11 जो है इसको फाइल करना पड़ेगा सेम ऑन हीज बिहाफ इंटीमेटिंग द रीज़न फॉर द रेजिग्नेशन। रीजन्स के साथ इंटीमेट करना पड़ेगा ROC को कि ये रीज़न की वजह से रेजिग्नेशन हो रहा है। DIR 11 के अंदर वो बताएगा। MCA जो होगी उसने क्लैरिफाइड किया है कि अगर डीएक्टिवेशंस ऑफ द DSC ऑल द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, अगर कंपनी के सारे डायरेक्टर की DSC डीएक्टिवेट हो रही है बिफोर अपॉइंटमेंट ऑफ द न्यू डायरेक्टर, तो उस प्लेस के अंदर तो DIR 12 जो फाइल करना होता है, जो कंपनी के साइड से फाइल करना होता है ROC को, तो वो ड्यू टू द लैक ऑफ द ऑथोराइज सिग्नेचर, अभी कंपनी के पास तो DSC है ही नहीं, कंपनी का जो ऑथोराइज डायरेक्टर था उसकी DSC तो क्या हो गई है, उसकी जगह पर दूसरे को लाना है, इसलिए वहाँ पर DSC तो है नहीं ऑथोराइज सिग्नेचर की कंपनी के पास। तो इसलिए यहाँ पर MCA ने क्लैरिफिकेशन बोला, और क्लैरिफिकेशंस के साथ क्या बोला उसने, डायरेक्टर रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज विद इन देयर रेस्पेक्टिव जुरिडिक्शंस आर ऑथोराइज्ड ऑन द रिक्वेस्ट फ्रॉम द शेयर होल्डर। मतलब जो डायरेक्टर अभी ओल्ड वाला डायरेक्टर जो ऑथोराइज डायरेक्टर था जो जा रहा है, जिसकी जगह पर न्यू डायरेक्टर आ रहा है, तो वो जो ओल्ड डायरेक्टर जा रहा है उसकी DSC अभी भी वैलिड गिनाएगी ऑथोराइज़ करने के लिए, अगर शेयर होल्डर एग्री होते हैं। तो अगर शेयर होल्डर ऑथोराइज करते हैं इस रिक्वेस्ट को, तो एंड आफ्टर ड्यू द एग्जामिनेशन टू अलाउ, और उसको एग्जामिन करके अगर उसको अलाउ करते हैं कि ठीक है अभी आप एज ए ऑथोराइज सिग्नेचर आप जा रहे हो, आपकी DSC अभी डीएक्टिवेट हो रही है, तो हम लोग आपको फिर से एक मौका देते हैं, आपकी एक्टिवेशन कराते हैं और आप ये जो न्यू डायरेक्टर आ रहा है इसको ऑथोराइज करके जाइए। Any one of the resigned director who was an authorized signatory director for the purpose of filing DIR 12 only along with the additional fees। मतलब DIR 12 को फाइल करने के लिए ये जो ऑथोराइज सिग्नेटर था ये जा रहा है, तो इसकी जगह पर दूसरा आ रहा है, तो उसके अंदर डीएक्टिवेट हो रही है उसकी DSC। तो यहाँ पर MCA ने क्लैरिफाइड किया कि अगर शेयर होल्डर एग्री होते हैं तो एग्ज़ामिन करके वो लोग अलाउड कर सकते हैं इनको कि आप DIR 12 फाइल करके जाइए, आपकी DSC वैलिड गिनाएगी एज एन एप्लीकेबल एंड सब्जेक्ट टू दी कंप्लायंस ऑफ द अदर प्रोविजन ऑफ दिस कंपनीज एक्ट 2013। और यहाँ पर कंपनीज एक्ट 2013 के अदर प्रोविजन का भी ध्यान रखते हुए करना है। रेजिग्नेशन इफ़ेक्टिव डेट, रेजिग्नेशन की क्या इफ़ेक्टिव डेट होगी, तो जिस दिन पे नोटिस रिसीव्ड होती है कंपनी को, या तो जिस दिन पे अगर कोई स्पेसिफाइड डायरेक्टर इन नोटिस, अगर कोई स्पेसिफाइड डायरेक्टर नोटिस देता है तब, जिस दिन पे नोटिस रिसीव्ड होती है कंपनी को, या तो अगर स्पेसिफाइड डायरेक्टर जिस दिन पे नोटिस देता है, स्पेसिफाइड बाय द डायरेक्टर, सॉरी यहाँ पर क्या होता है, रेजिग्नेशन की इफ़ेक्टिव डेट क्या होती है, तो जिस दिन पे कंपनी को नोटिस मिलती है, या तो जिस दिन पे अगर स्पेसिफाइड किया जाता है डायरेक्टर के द्वारा कि मैं इस डेट से डायरेक्टरशिप का पद छोड़ रहा हूँ, नोटिस के अंदर अगर वो लिखता है, तो दोनों में से जो भी लेटर होता है वो यहाँ पर रेजिग्नेशन की इफ़ेक्टिव डेट मानी जाती है। लायबल फॉर द ऑफेंस इवन आफ्टर हीज रेजिग्नेशंस विच अकर ड्यूरिंग हिज टेन्योर। मतलब कि जितना उसका टेन्योर रहा है, उसमें जितना उसने काम किया है, उसके अंदर अगर कोई ऑफेंस होता है तो वो उसके लिए तो लायबल रहता ही है। ऐसा नहीं कि उसने छोड़ दिया तो अब वो लायबल नहीं है। प्रमोटर या तो CG सेल अपॉइंट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ द डायरेक्टर। प्रमोटर या तो CG के पास पावर है कि वो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ द डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं, जो कि होल्ड करेगा ऑफिस जब तक ये डायरेक्टर जो है ये अपॉइंट किया जाता है बाय द कंपनी इन द जनरल मीटिंग। मतलब कि जब तक जनरल मीटिंग्स के अंदर डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो जाता, वहाँ तक प्रमोटर और सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है कि वो लोग अपॉइंट कर सकते हैं डायरेक्टर्स को। कंपनी और
remove the director before the expiry of his period except कंपनी चाहे तो डायरेक्टर को रिमूव कर सकती है बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज पीरियड, मतलब कि उसका पीरियड अभी चल रहा है और उसको निकालना है तो कंपनी निकाल सकती है, एक्सेप्ट व्हेन द डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय द ट्रिब्यूनल। अगर डायरेक्टर को ट्रिब्यूनल के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा तो आप उसका रिमूवल उसके पीरियड से पहले नहीं कर सकते। व्हेन 2/3 और मोर ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशंस। अगर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशंस के तौर पर किसी डायरेक्टर को अपॉइंट किया गया तो आप उसका रिमूवल नहीं कर सकते हो उसके पीरियड एक्सपायर होने से पहले। स्पेशल रिजोल्यूशन पास फॉर द रिमूवल ऑफ द रीअपॉइंटमेंट फॉर द सेकंड टर्म्स ऑफ एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, यानी कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के सेकंड टर्म्स के अंदर कंपनी क्या करेगी, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके रिमूव कर सकती है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को। तो यहाँ पर सेकंड टर्म के अंदर स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा फॉर द रिमूवल ऑफ द रीअपॉइंटमेंट ऑफ द सेकंड टर्म्स ऑफ एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके रिमूवल हो सकता है फॉर द रीअपॉइंटमेंट ऑफ द सेकंड टर्म्स ऑफ एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। स्पेशल नोटिस अंडर सेक्शन 115 इज़ रिक्वायर्ड टू बी साइंड बाय। जो स्पेशल नोटिस होती है जो कि 115 के अंदर दी जाती है उसको साइन किया होना चाहिए किसके द्वारा, मेंबर जो कि नॉट लेस देन 1% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर होल्ड कर रहे हों, या तो मेंबर्स होल्डिंग द शेयर्स ऑन विच एटलीस्ट ₹5 लाख हैज़ बीन पेड इन एग्रीगेट। तब जाके वो लोग स्पेशल नोटिस दे के निकाल सकते हैं किसी डायरेक्टर को। सच नोटिस शैल बी सेंड बाय द मेंबर्स नॉट अर्लियर देन 3 months but at least 14 days before the meeting at which the resolution is desired to be moved। जिस दिन रिजोल्यूशन करने वाले हैं, जिस दिन ये रिजोल्यूशन का मूवमेंट करने वाले हैं, मतलब जनरल मीटिंग्स के अंदर, तो जनरल मीटिंग्स के 3 महीने पहले आपको नहीं भेजनी है ऐसी नोटिस, या तो आप 3 महीने के अंदर भेजिए और 14 दिन के पहले भेजिए। मतलब जिस दिन जनरल मीटिंग हो रही है उसके 14 दिन के पहले आ जानी चाहिए, लेकिन वो 3 महीने से पहले नहीं होनी चाहिए। यानी 3 महीने से लेके जब 14 दिन आ रहे हैं वहाँ तक, जनरल मीटिंग्स के जो 14 दिन पहले तक आप भेज सकते हो, ये आपका टाइम पीरियड है। ऑन द रिसिप्ट ऑफ द स्पेशल नोटिस ऑफ द रिजोल्यूशन टू रिमूव द डायरेक्टर द कंपनी शेल forthwith send the copy thereof to the director concerning the director whether or not he is the member of the company shall entitled to be heard on the resolution at the meeting। जैसे ही कंपनी को ये रिसिप्ट ऑफ द नोटिस मिलती है स्पेशल नोटिस के साथ रिजोल्यूशंस को मूव किया जाता है, रिजोल्यूशन को पास किया जाता है रिमूव करने के लिए डायरेक्टर ऑफ द कंपनी फॉर विच सेंडिंग द कॉपी। मतलब ये कॉपी जो मिलती है वो भेजी जाती है किसको, डायरेक्टर को भी भेजी जाती है जो कि कंसर्न डायरेक्टर है उसको। स्पेशल नोटिस भी यहाँ पर निकाली जाती है कि जनरल मीटिंग्स के अंदर ऐसे हम लोग रिमूव करने वाले हैं डायरेक्टर को। द डायरेक्टर वेदर और नॉट ही इज़ द मेंबर ऑफ द कंपनी शेल एंटाइटल टू बी हर्ड। मतलब यहाँ पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की बात की जा रही है कि चाहे वो डायरेक्टर हो या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो या कोई सा भी डायरेक्टर हो, एक्सेप्शन के अलावा, जो एक्सेप्शन ऊपर दिए गए थे उसके अलावा, अगर उनको रिमूव करना है अंडर सेक्शन 115 के हिसाब से जो नोटिस आई है उस नोटिस के अंदर अगर उसको रिमूव करना है तो उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी प्रोवाइड की जाएगी, उसको ये कॉपी भी दी जाएगी कि आपको ऐसे रिमूव करने की बात हो रही है। रिजोल्यूशंस ऑफ द मीटिंग फिर यहाँ पर लिया जाएगा। वैकेंसी रिमूवल फाइल्ड इन बाय द अपॉइंटमेंट ऑफ द अनदर डायरेक्टर सेम मीटिंग्स एट विच द डायरेक्टर रिमूव्ड। मतलब जिस मीटिंग्स के अंदर डायरेक्टर को रिमूव किया जा रहा है उस मीटिंग्स के अंदर ही आपको फिर से अपॉइंटमेंट कर लेनी है दूसरे डायरेक्टर्स की। प्रोवाइडेड द स्पेशल नोटिस प्रपोज्ड अपॉइंटेड हैज़ बीन गिवन। यहाँ पर भी स्पेशल नोटिस अपॉइंटमेंट की देनी पड़ती है। इफ़ द वैकेंसी नॉट फाइल्ड सेम मीटिंग, अगर सेम मीटिंग्स के अंदर वैकेंसी को फिल नहीं किया जाता देन इट मे बी फाइल्ड एज अ कैजुअल वैकेंसी, फिर उसको फील करनी पड़ेगी कैजुअल वैकेंसी के तौर पर। प्रोवाइडेड द डायरेक्टर सो रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस शैल नॉट बी रीअपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर। कि यहाँ पर क्या हो रहा है, कैजुअल वैकेंसी के तौर पर हम लोग कैसे फील करेंगे कि अगर रीअपॉइंटमेंट नहीं हो रहा है तभी हम लोग उसको कैजुअल वैकेंसी के तौर पर फील करनी पड़ेगी हमको उसकी वैकेंसी को।
डायरेक्टर सो अपॉइंटेड शैल होल्ड द ऑफिस फॉर द रिमेनिंग पीरियड। जो डायरेक्टर फिर अपॉइंट किया जाएगा वो ऑफिस को होल्ड करेगा रिमेनिंग पीरियड के लिए, जहाँ पर जिस डायरेक्टर को निकाला गया था उसका जितना पीरियड सर्व होना बाकी था उतने पीरियड के लिए वो ऑफिस को होल्ड करेगा। जो नया डायरेक्टर को अपॉइंट कर रहे हैं वो वुड हैव हेल्ड द ऑफिस इफ़ ही हैड नॉट बीन रिमूव। द restriction imposed by the section 202 are also to be kept under the consideration while making the payment of the compensations for the loss of the office of the directorship। यानी कि यहाँ पर जो कंपनसेशन उसको प्रोवाइड किया जाएगा कि आपको पहले ही आपकी एक्सपायरी टेन्योर से पहले ही आपको निकाला जा रहा है डायरेक्टर को, तो उसके अंदर जो भी उसको कंपनसेशन दिया जाएगा उस कंपनसेशन के अंदर सेक्शन 202 का रेस्ट्रिक्शन भी लगाया जाए। रेस्ट्रिक्शन जो भी सेक्शन 202 के अंदर लगाया जाता है वो उसको कंसिडर करते हुए यहाँ पर हमको करना पड़ेगा पेमेंट उसको कंपनसेशन का। रिमूवल बाय द ट्रिब्यूनल वेयर द एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 241 फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द ऑपरेशंस एंड द मिसमैनेजमेंट इन द कंपनी। अगर रिमूवल किया जाता है ट्रिब्यूनल के द्वारा जहाँ पर एप्लीकेशन 241 के अंदर आई है फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द ऑपरेशंस के मतलब ये डायरेक्टर ने ऑपरेशंस को बरोबर से नहीं किया है, मिसमैनेजमेंट किया है, तो उस केस के अंदर भी रिमूवल हो सकता है। ट्रिब्यूनल पावर टर्मिनेट सेट असाइड और मॉडिफाइड एनी एग्रीमेंट। ट्रिब्यूनल के पास पावर होता है कि वो टर्मिनेट कर दे या तो सेट असाइड मतलब अभी थोड़े दिन के लिए रख दे या मॉडिफाइड कर दे एग्रीमेंट जो भी किया जाता है कंपनी के द्वारा किसी अनदर डायरेक्टर के द्वारा ऑन एनी ऑफ इट्स डायरेक्टर ऑन सच टर्म and the conditions which the opinion of the tribunal are justified and equitable। मतलब ट्रिब्यूनल के पास पावर है कि अगर ऐसा कोई ऑफेंस के अंदर उसको पकड़ लेती है और उसको कन्विक्ट कर लेती है तो उसके पास पावर है कि वो टर्मिनेट कर सकती है कॉन्ट्रैक्ट को, सेट असाइड रख सकती है या मॉडिफाइड कर सकती है कॉन्ट्रैक्ट के एग्रीमेंट को कंपनी और जो अनदर डायरेक्टर्स के साथ किया गया है ऑन द सेम ऑन सच टर्म। यानी किसी के भी साथ इन डायरेक्टर ने कंपनी के ये जो डायरेक्टर था जिसको कन्विक्ट किया गया है उसने किसी और के साथ किया गया है तो वहाँ पर जो ट्रिब्यूनल होगी वो आकर क्या कर सकती है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जैसे उसको लगे वैसे मॉडिफिकेशन कर सकती है, सेट असाइड कर सकती है या टर्मिनेट कर सकती है, जैसे उसको जस्टिफाइज और इक्विटेबल लगेगा वैसे वो ऑर्डर पास करके करेगी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। ट्रिब्यूनल ऑर्डर remove the director not be entitled to claim any compensation for the loss of his office। अगर ट्रिब्यूनल का ऑर्डर के अंदर जो रिमूव डायरेक्टर है उसको एंटाइटल नहीं किया जाता कि इसको कुछ जात का कोई भी कंपनसेशन ऑफ द लॉस देने में नहीं आएगा फॉर द ऑफिस फॉर नॉट ऑफरिंग द अपॉइंटमेंट एज अ डायरेक्टर फॉर द पीरियड ऑफ द 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर, तो उसको फिर ऑर्डर के हिसाब से करना पड़ेगा, उसको कोई जात का कोई कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा और उसकी जो अपॉइंटमेंट होगी आगे की डायरेक्टरशिप के पद की वो उसको नहीं मिलेगी 5 सालों तक फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर। जब से ऑर्डर की डेट आई उसके बाद से 5 सालों तक उसको डायरेक्टर नहीं बन सकता वो। एवरी कंपनी kept at its registered office a registrar containing the prescribed particulars of its directors and the KMP। हर कंपनी को उसकी रजिस्टर्ड ऑफिस पे रजिस्टर रखना पड़ेगा जिसके अंदर पर्टिकुलर्स होंगे डायरेक्टर्स के एंड उनके KMP के। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होगी तो इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है जो भी सिक्योरिटीज़ उन्होंने हेल्ड की गई है इन द कंपनी होल्डिंग या तो उसके सब्सिडरीज़ के अंदर। डिन ऑप्शनल होता है फॉर KMP। नेम सरनेम फुल के अंदर होनी चाहिए, फॉर्मल नेम होना चाहिए, उनका सरनेम होना चाहिए, अगर कोई होता है तो फादर्स का नेम होना चाहिए, मदर्स का नेम होना चाहिए, स्पाउस का नेम होना चाहिए इफ़ मैरिड अगर होते हैं तो, एंड सरनेम भी होनी चाहिए इन द फुल, डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, रेजिडेंशियल एड्रेस होना चाहिए प्रेजेंट एज वेल एज परमानेंट। नेशनलिटीज़ नेशनल ऑफ द ओरिजिन होता है अगर डिफरेंट तो नेशनलिटी होनी चाहिए, ऑक्यूपेशंस होना चाहिए, डेट ऑफ द बोर्ड रिजोल्यूशन होना चाहिए जहाँ पर उसको अपॉइंट किया गया था, डेट ऑफ द अपॉइंटमेंट एंड द रीअपॉइंटमेंट इन द कंपनी, कब उसको अपॉइंट किया गया और कब उसको फिर से रीअपॉइंट किया गया, वो होता है डेट ऑफ द सीजेशंस ऑफ द ऑफिस एंड द रीज़न कब से उसको उसकी ऑफिस को सीज़ कर दिया गया, मतलब उसका काम को उसकी ऑफिस को रोक दिया गया, उसकी डेट एंड रीज़न कि क्यों उसकी ऑफिस को उससे छीन लिया गया, रोक दिया गया। ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर और द KMP हेल्ड और रिलिंक्विश्ड इन एनी अदर बॉडी कॉरपोरेट, मतलब ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर जहाँ पर भी वो डायरेक्टर पद पे है जिस भी कंपनी में
जहाँ पर भी वो ऑफिस होल्ड कर रहा है उसकी डिटेल होगी। KMP है तो KMP की कहाँ पर वो होल्ड कर रहा है उसकी डिटेल होगी, और जहाँ से उसने छोड़ दिया है उसकी भी वहाँ पर डिटेल होगी। इन एनी अदर बॉडीज़ या तो कॉरपोरेट मेंबरशिप नंबर होगा ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ CS कंपनी सेक्रेटरी, इन केस अगर वो कंपनी सेक्रेटरी निकलता है तो इफ़ एप्लीकेबल पान मैंडेटरी होता है। अगर KMP नॉट हैविंग द डिन, KMP के पास डिन नहीं है तो पान उसको मैंडेटरी होता है।